नमस्कार दोस्तों। आज हम आरपीएससी ने जो आरएस का सिलेबस कल चेंज किया है उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि आरपीएससी ने वैसे सिलेबस में ज़्यादा कुछ इतना बदलाव नहीं किया है, लेकिन इन्होंने सिलेबस को कंसेप्चुअली चेंज किया है। इन्होंने कुछ सब्जेक्ट की थीम्स जरूर बदली है, लेकिन उनका जो बदलने का जो पर्पज़ नज़र आ रहा है वो ये आ रहा है कि पेपर को ज़्यादा कंसेप्चुअल की तरफ लेकर गई है। इन्होंने जो ज़्यादा सबसे बदलाव किया वो जीएस फोर्थ में किया है, जिसमें इन्होंने हिंदी और इंग्लिश में काफ़ी व्याकरण हटा दी गई है। वहाँ पे कंसेप्चुअल चीज़ें जोड़ दी गई है, जैसे इन्होंने ऐसे भी जोड़ा है। और सब उसके बाद सबसे ज़्यादा सेंस किया वो इन्होंने इकोनॉमी और मैनेजमेंट और अकाउंटिंग में बहुत थ्योरेटिकली सेंस किया है। बाकी पेपर आज भी 4 होंगे और आज भी हर पेपर में 3-3 यूनिट दे रखी उन्होंने, वो भी 200 नंबर का मार्क्स कैरी करता है। लेकिन इन्होंने पेपर की जो अप्रोच है वो चेंज की है, पेपर का नेचर चेंज कर दिया है। अब आरपीएससी अपने आप को किसी भी स्तर तक प्रश्न पूछ सकती है, क्योंकि इन्होंने कोई स्पेसिफाई नहीं किया पेपर को, इन्होंने जनरलाइज पेपर किया है। जनरलाइज कहने का मतलब है कुछ चीज़ें ऐसी है इन्होंने कॉमन कर दी गई है। जैसे पहले कभी कोई स्पेसिफिक डायनेस्टी के नाम लिख रखे थे, तो इन्होंने लिखा कि कुछ मतलब ऑल डायनेस्टी ऑफ राजस्थान, मेजर डायनेस्टी ऑफ राजस्थान, उन्होंने कोई नाम मेंशन नहीं किया है। जैसे इकोनॉमी में उन्होंने कंसेप्ट ऐड कर दिया ग्रोथ, रिसोर्स मोबिलाइजेशन। इसका मतलब होता है कि वो रिसोर्स मोबिलाइजेशन में ह्यूमन डेवलपमेंट का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, प्लानिंग का, मतलब बहुत सारे एस्पेक्ट जो इकोनॉमी के वो ऐड कर दिए जा सकते हैं। और उन्होंने एक इंस्ट्रक्शन भी दिया है, पेपर एनालिटिकल एंड डिस्क्रिप्टिव, यानी वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक प्रकृति के होंगे। तो इसका मतलब ये है कि आरपीएससी ने एक मोरलिटी, एक नैतिक आधार पर बता दिया गया है कि हम पेपर बनाने में कुछ सीमाएं क्रॉस कर सकते हैं, जिसमें उसके बाद आप लीगली तौर पर या एथिकली उनको कुछ कह नहीं सकते हो। शायद यही उनका पर्पज है। और पेपर मेंस पर्पज चेंज करने का जो मकसद जो भी नज़र सामने आया है, उन्होंने कुछ टॉपिक की ऊपर नीचे जरूर किया, लेकिन जो मेन मकसद है वो पेपर को एनालिटिकल की तरफ ले जाना है। क्योंकि इन्होंने 2 शब्द की फैक्चुअलिटी हटा दी गई है। 5 और 10 नंबर की क्वेश्चन पूछे जाएंगे हर पेपर में, और शब्द सीमा 100 और 150 इन्होंने बताया है। ठीक है, तो अपन बात करेंगे वास्तविकता में क्या क्या बदला है, कितना बदला है। देखो, मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ, इतना कुछ नहीं बदला है। आप यदि 1-2 साल से आरपीएससी आरएस की तैयारी कर रहे हो तो इसमें ज़्यादा डर घबराने की आवश्यकता भी नहीं है, और जो ये मार्केटिंग कर रहे हो उनके लपेटे में आने की आवश्यकता भी नहीं है। और आप आएंगे भी तो इतना मुझे नहीं लगता कि इन्होंने स्पष्ट लिखा है पेपर एनालिटिकल एंड डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा। इसका मतलब ये होता है कि हम आपको जो सिलेबस में दे रखा है उसके रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं। पहले फैक्चुअलिटी थी, पेपर एक सामान्य स्पेसिफिक टर्म का था, कुछ चीज़ें दे रखी थी। जैसे इन्होंने ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, पेपर में कुछ जनरल कंसेप्ट है, जो कोई थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है वो जोड़ दिया गया है। थ्योरेटिकल बैकग्राउंड कैसे जोड़ा है? जैसे इन्होंने पहले कुछ फिजिकल लैंड फॉर्म लिखा होता था, तो आज इन्होंने लिख दिया फिजिकल फीचर। इसका मतलब है कि वो थ्योरेटिकल भी पूछ सकते हैं, वो केवल लैंड फॉर्म का नाम नहीं पूछेंगे। उन्होंने इकोनॉमी में पहले कुछ स्पेसिफिक इंडिकेटर नाम लिखा था, जैसे नेशनल इनकम क्या होती है, जीडीपी क्या होती है। तो इन्होंने इस बार क्या ग्रोथ, अब ग्रोथ में जीडीपी आती है, जीडीपी भी आती है, एनएनपीए आती है, वेलफेयर स्कीम्स भी आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी आता है। यानी देश का एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव, यानी मैक्रो और माइक्रो के जो डायमेंशन है वो कुछ भी पूछ सकते हैं। वो उनका कहने का पर्पज यही है। ठीक है, तो इनका पर्पज यही सामने आ रहा है। और जीएस 2 में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, बहुत हल्का फुल्का चेंज हुआ है। और आज भी 4 ही पेपर है, चारों पेपर में वही सब्जेक्ट है। जैसे पहले भी हिस्ट्री पहले पेपर में आती थी, इकोनॉमी, सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, आज भी वही है। दूसरे पेपर में आज भी इकोनॉमी है, सोशियोलॉजी है, मैनेजमेंट है, ऑडिटिंग, अकाउंटिंग आज भी है। सॉरी, सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट आज भी है फर्स्ट पेपर में। और सेकंड पेपर में आज भी एथिक्स और साइंस, टेक्नोलॉजी एंड ज्योग्राफी है। और थर्ड में आज भी पॉलिटी और पबेड और स्पोर्ट्स आज भी है। ठीक है, और जीएस 4 वही हिंदी और इंग्लिश है, लेकिन उन्होंने थोड़ा बहुत कुछ परिवर्तन किया है। वो सब्जेक्ट में इन्होंने कुछ थीम्स बदली है, और उनका जो पर्पज, मैं फिर बता रहा हूँ, उनका पर्पज ये है कि पेपर को और डिस्क्रिप्टिव बनाना। इसीलिए उन्होंने शब्दों का स्पेसिफाइजेशन से लेकर उन्होंने जनरलाइजेशन कर दिया है। इसका मतलब वही मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि पेपर को वो एक सीमा तक बना सकते हैं। ठीक है, और जीएस 3 में उन्होंने फर्स्ट यूनिट है
जो इंडियन पॉलिटी की थी उन्होंने नाम चेंज कर दिया है। अब नाम चेंज करना एक छोटी बात नहीं है, उन्होंने पूरी पेपर को एक थ्योरेटिकली कनेक्ट कर दिया गया है। उन्होंने पहले पेपर का नाम था पॉलिटी एंड इंटरनेशनल सिस्टम एंड करंट अफेयर, इस बार उन्होंने लिखा है इंडियन पॉलिटी गवर्नेंस इंटरनेशनल अफेयर, और पहले था इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल अफेयर में बहुत फर्क होता है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एक थोड़ा सा डायनेमिक कंसेप्चुअलिटी है, पर इंटरनेशनल अफेयर में थ्योरेटिकल प्लस करंट जो ट्रेंड है वो दोनों ऐड करके पूछे जा सकते हैं। इसका मतलब ये होता है, मतलब इस तरीके से उन्होंने इंटरनेशनल अफेयर वर्ड मेंशन किया, और करंट अफेयर आज भी है। और सबसे ज़्यादा जो चेंज हुआ है वो जीएस फोर्थ के अंदर हुआ है, और बहुत लॉजिकली बहुत साइंटिफिकली चेंज किया है। हिंदी में जैसे सिंधी विलोम शब्द पर्यायवाची शब्द पहले पूछे जाते थे वो हटा दिए गए हैं। इंग्लिश में पहले आर्टिकल डिटर्मिनेशन मॉडल्स ऐसे कुछ आते थे वो हटा दिए गए हैं, लेकिन एक थोड़ी जो ग्रामर है वो रखा है, और एक ऐसे का पार्ट उन्होंने 40 नंबर का जोड़ा है। ये अपने आप में एक बखूबी बात है, ठीक है। तो अभी मैं आरपीएससी का सिलेबस और क्या बदला है मैं वो आप इस पेपर में इस वीडियो में डिटेल के साथ बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने अपन बात करेंगे हिस्ट्री में, ज़्यादा कुछ बदला नहीं है, ठीक है। कुछ एक पॉइंट हटाया है तो दूसरा पॉइंट ऐड किया है इन्होंने इस बार। बाकी वाला वही सिलेबस है जो पहले था। अब इन्होंने कुछ एक नया पॉइंट जोड़ा है, वो जोड़ा राजस्थान इतिहास के स्रोत, पुरातात्विक, अभिलेखित, साहित्यिक एंड मुद्रा शास्त्रीय, यानी सोर्स ऑफ राजस्थान हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, आर्चिव, लिटरेरी एंड ह्यूमरिस्टिक, ये इन्होंने नया पॉइंट ऐड किया है, ठीक है। बाकी इन्होंने पहले कुछ राजवंशों के नाम लिखे हुए थे वो हटा दिए गए। इन्होंने लिखा है प्रमुख शासकों की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियां। तो हिस्ट्री में ज़्यादा कुछ बदला नहीं है, वही है जो पहले था। इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो उन्होंने एक पॉइंट जोड़ा है भारतीय ज्ञान एवं मूल्य व्यवस्था, जिसमें वर्णाश्रम, पुरुषार्थ, संस्कार, दर्शन और शिक्षा व्यवस्था, यानी इन्होंने इंडियन नॉलेज एंड वैल्यू सिस्टम को ऐड किया है, ठीक है। बाकी इन्होंने आधुनिक काल जो मॉडर्न हिस्ट्री पहले 1964 तक पूछी जाती थी, अब इन्होंने 2000 कर दिया है। और इसमें एक नया पॉइंट जोड़ा है, वो जोड़ा है ब्रिटिश साम्राज्यवाद और प्रतिरोध, जिसमें मराठा, मैसूर और सिख है, ठीक है। ये पॉइंट इन्होंने नया ऐड किया है। और अगला जो पॉइंट इन्होंने जोड़ा है वो जोड़ा इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी ब्रिटिश, ये तो पहले नहीं देखने को मिलती थी, ठीक है। और इन्होंने एक और ऐड किया क्रांतिकारी और विभिन्न क्षेत्रीय आंदोलन और स्वतंत्रता और विभाजन की ओर, ये एक नया पॉइंट ऐड हुआ है। बाकी लगभग सेम ही है, ठीक है। ये हिस्ट्री में ज़्यादा कुछ मेजर बदलाव नहीं देखा गया है, बस थोड़ी बहुत ऊपर नीचे कर दिया गया है, ठीक है। और अगली बात करेंगे अपन ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में बहुत कुछ बदला है, ठीक है। भले इन्होंने, आपको अभी भी लगता होगा, पहले आपको सिर्फ अब ज्योग्राफी में थ्योरेटिकल पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। पहले माउंटेन के नाम पूछते थे, अब वो माउंटेन का टाइप पूछ सकते हैं, माउंटेन की फीचर भी पूछ सकते हैं। तो इन्होंने लिखा फिजिकल एस्पेक्ट, और पहले होता था लैंड फॉर्म, ठीक है। तो ये बदलाव इस बार देखने को मिला है। बाकी एक टॉपिक जोड़ा है ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन तंत्र जोड़ा है। बाकी इंडियन ज्योग्राफी में भी पहले लैंड फॉर्म हुआ करती थी, तो आज भी इन्होंने लिखा है फिजियोग्राफिक डिवीजन, ठीक है। तो इसका मतलब है वो फीचर पहले भी पूछते थे इंडियन ज्योग्राफी में, फिर भी अब इन्होंने स्पष्ट कर दिया गया है, ठीक है। एग्रीकल्चर जोड़ा है, क्लाइमेट, पहले मानसून ये वर्ड मेंशन हुआ करता था, अब इन्होंने एक होलिस्टिक कंसेप्ट बना दिया क्लाइमेट, ठीक है। तो बहुत मतलब थोड़ा एक मैं कहूँगा वाइड किया है इस टॉपिक को, ठीक है। बाकी ज्योग्राफी में भी राजस्थान में भी वही लगभग सेम ही है, फिर भी थोड़ा ने वही राजस्थान लोकेशन एक्सटेंशन ये नया पॉइंट जोड़ा है। एग्रीकल्चर और ट्राइब, पहले जो ट्राइब जो हिस्ट्री में पढ़ते थे वो अब ज्योग्राफी में जोड़ दी गई है, अर्बनाइजेशन एंड ट्राइब, ठीक है। और ये एक ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट भी होता है, आपको भी पता होगा, ठीक है। तो ये ज्योग्राफी का पिलम्स का बदलाव है, मतलब हिस्ट्री ज्योग्राफी में कुछ बदला नहीं इतना, ठीक है। बस इतना ही किया है कि हिस्ट्री का टॉपिक उधर कर दिया और ज्योग्राफी का टॉपिक ट्राइब वाला इधर कर दिया, बस इतना ही है। सबसे ज़्यादा जो चेंज हुआ वो इकोनॉमी में हुआ, प्रीलिम्स के अंदर ध्यान रखना आपके, ठीक है। क्योंकि पहले इकोनॉमी में स्टॉक मार्केट एक ऊपर से लिखा होता था, जीडीपी इंडिकेटर, इन्होंने इस बार इकोनॉमी को बहुत थ्योरेटिकली बढ़ा दिया है, इकोनॉमिक कंसेप्ट एंड इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। तो इन्होंने लिखा है इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट, डिग्रेडेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट मेंस में था इकोनॉमी में, अब इन्होंने प्रीलिम्स में जोड़ा है और वहाँ से हटा दिया गया है, ठीक है। पर हटाया नहीं, उन्होंने इनडायरेक्टली इन्वायरमेंट में ही चेंज किया है, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इन्होंने, अब ये बहुत होलिस्टिक पार्ट है, ठीक है ना। इकोनॉमिक ग्रोथ केवल जीडीपी नेशनल इनकम ये नहीं होती है, ग्रोथ में बहुत एक होलिस्टिक टॉपिक है, जिसमें
जो जियोग्राफिकल जो इंडिकेटर से लेकर जियोग्राफी डायमेंशन, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, ये इकोनॉमिक ग्रोथ का पार्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक ग्रोथ का पार्ट है। एनर्जी इकोनॉमिक ग्रोथ का पार्ट है। बहुत सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब एक होलिस्टिक पार्ट है ये, ठीक है ना। तो आप ग्रोथ को ये मत समझना कि जीडीपी ये ग्रोथ के इंडिकेटर है। तो इसमें डायमेंशन और वेराइटी बहुत जोड़ी है, डेप्थ बढ़ाई है इकोनॉमी में। इन्होंने इकोनॉमी में ये भी जोड़ा, नया टॉपिक है मेजरमेंट एंड डेवलपमेंट, कन्वेंशनल मेथड, ह्यूमन डेवलपमेंट। पहले कन्वेंशनल मेथड का मतलब होता है जीडीपी, जीएनआई, अकाउंटिंग, अपन जो कैलकुलेशन करते हैं वो डेवलपमेंट के मेथड में के रूप में पढ़ते हैं, ठीक है। अब इस बार सबसे ज़्यादा नॉन डिपार्टमेंट जो मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी, लास्ट सिलेबस में इतना ही मेंशन था, इस बार उन्होंने लिखा रोल ऑफ मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी इसका मतलब होता है आर्थिक विकास में मौद्रिक एंड राजकोषीय नीति की भूमिका। पहले इतनी फिजिकल मॉनेटरी बजट से हो जाता था, अब रोल का मतलब होता है इसका इम्पैक्ट क्या है, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, और ये कहाँ से इसके जो इंस्ट्रूमेंटल एंड स्ट्रक्चरल फंक्शन है जो मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी के, वो हमारे को इस टॉपिकों में पढ़ना पड़ेगा। यानी एक तरीके से डेप्थ बढ़ाई है इकोनॉमी में, ठीक है। फिजिकल फेडरलिज्म में नया टॉपिक है, पहले प्रीलिम्स में नहीं होता था। अब इस बार उन्होंने सेंट्रल फाइनेंस रिलेशन जोड़ी है, फाइनेंस कमीशन जोड़ा है। मतलब इनडायरेक्टली पढ़ते थे, पर इन्होंने एक स्पेसिफिकली मेंशन इस बार किया है, ठीक है ये। और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में इन्होंने इंस्टीट्यूशनल टेक्नोलॉजी रिफॉर्म एंड इंडियन एग्रीकल्चर, पहले एग्रीकल्चर ज्योग्राफी का पार्ट हुआ करता था, अब इन्होंने मेन इकोनॉमी के नज़रिए से इन्होंने जोड़ा है, ठीक है। लेकिन लगभग वही चीज़ें रहने वाली है, ठीक है। और ये सर्विस सेक्टर का भी इन्होंने पार्ट जोड़ा है। इस बार इकोनॉमी कंसेप्ट को वाइड कर दिया गया है, ठीक है। ये आप हिंदी में भी ध्यान से देख सकते हो, ठीक है। और राजस्थान की इकोनॉमी लगभग सेम ही है, लेकिन थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर को और थोड़ा डिटेल में इन्होंने किया है, ठीक है। और कुछ बदला नहीं है। इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा चेंज हुआ है प्रीलिम्स के अंदर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, इनमें ज़्यादा कुछ चेंज हुआ नहीं है। ओनली करंट अफेयर इकोनॉमी की डेप्थ बढ़ा दी गई है। पहले अब ये भी मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, पहले जो 20 क्वेश्चन आते थे वो अपने को बजट, ठीक है, और सर्वे से हो जाता था। और इस बार ध्यान रखना 20 क्वेश्चन में से आप यकीन करिए 10-12 से मैं 15 क्वेश्चन मानता हूँ कंसेप्चुअल होंगे। जैसे कंसेप्चुअल में मॉनेटरी पॉलिसी की जो इफेक्ट है, जो रेट है आरबीआई की, जो फिजिकल इम्पैक्ट है, जो टैक्स है, बजटेशन है, बजटिंग है, इन सभी के बारे में इस बार आपको कॉन्सेप्चुअल चीज़ें देखने को मिलेगी। लेकिन इस बार इन्होंने इन्फ्लेशन हटा दिया गया है, ठीक है, मेंशन नहीं किया। और ये ध्यान रखना इन्फ्लेशन अभी भी इस टॉपिक से जुड़ा हुआ है। क्यों? इन्होंने लिखा है रोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। और मॉनेटरी पॉलिसी का ही पार्ट इन्फ्लेशन होता है, ठीक है ना। इन्फ्लेशन को नहीं हटाया गया है, इन्फ्लेशन मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है जो आरबीआई रेगुलेट करती है, और उसी की हिस्सेदारी में आपको कंसेप्चुअल आज भी पढ़ने पड़ेगा। इन्होंने इनडायरेक्टली भले ही मत लिखा है, तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ये ब्रॉड अम्ब्रेला टॉपिक है, रोल ऑफ मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इसी का ही पार्ट इन्फ्लेशन होता है, ये बाहर का पार्ट नहीं है। जैसे आपको अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं दिखेगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी इसी का पार्ट है, मॉनेटरी पॉलिसी का। तो हमारे को इस बार इकोनॉमी को डेप्थ में बढ़ा दी गई है, ये बात आप यकीन करिए। और आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। और मुझे लगता है क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन पूछ रही है, अब इन्होंने इतना सेंस किया है, ये कोई फैक्चुअलिटी के लिए तो नहीं किया होगा, सीधी सी बात है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए किया है। और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए किया तो सीधी सी मतलब है कि वो टॉपिकों को एक वरीयता देने की कोशिश भी करेंगे, ठीक है। तो इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ इस बार, ठीक है। अगला पार्ट है इंडियन पॉलिटी। तो इंडियन पॉलिटी में ज़्यादा कुछ बदला नहीं है। जैसे पहले क्या उन्होंने मेंशन कर रखा था पॉलिटिकल प्रोसेस, तो इस बार क्या उन्होंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन उन्होंने लिखा है यूनियन गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव। तो आपको बताओ कि क्या क्या एग्जीक्यूटिव का ही पार्ट होता है, ठीक है। तो मतलब कुछ बदला नहीं है। तो इस बार उन्होंने नेशनल वुमन कमीशन है, ये इन्होंने ऐड किया है, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ उन्होंने क्या की ऐड की है इस बार, वुमन कमीशन। और सिटीजन चार्टर पहले हम इंडियन पॉलिटी में पढ़ते थे, वो अपन इस बार यहाँ पढ़ने वाले हैं इंडियन पॉलिटी में। राजस्थान की पॉलिटी में थोड़ा बहुत चीफ सेक्रेटरी, स्टेट सेक्रेटरीट वगैरह जोड़ दिया गया है, बस यही बदला है। और ज़्यादा कुछ पॉलिटी में बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। अब मैथमेटिक्स रीजनिंग में एक टॉपिक है जो मैं अभी लिखा हूँ ना, अकेला भाग, जो मजबूती के साथ डटा हुआ है, यहाँ कुछ भी नहीं बदला है, ठीक है, वही पार्ट होने वाला। और करंट अफेयर में भी ध्यान रखना, करंट अफेयर में कुछ नहीं बदला है। करंट अफेयर में इन्होंने पहले
जैसे कुछ आपको पता होगा पॉलिटी के जैसे गारंटी एक्ट हो गया, कुछ पॉलिसी वहाँ होती थी, वो पॉलिटी और इकोनॉमी की लपेटे में पूछते थे। इस बार वो नहीं होने वाला है। इस बार वो सीधी सी बात करंट अफेयर के हिस्से में ही बातें आने वाली है। 20 क्वेश्चन जो आएंगे उसमें से ये टॉपिक जो घटनाएं, उपलब्धियाँ, नई योजनाएं, वो करंट अफेयर का ही पार्ट होगा। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि पहले पॉलिटी में भी 3-4 योजनाएं पूछी जाती थी। इस बार मैं कहूँगा प्रीलिम्स का पेपर बहुत एक स्टैंडर्डाइज किया गया है। ठीक है, प्रीलिम्स का पेपर एक बहुत स्टैंडर्डाइज है, बस यही बदलाव है। अब बात करेंगे मेंस की। देखो मेंस में मैं पहले भी बता चुका हूँ, सबसे ज़्यादा तो बदलाव किया है वो इकोनॉमी में किया है, अकाउंटिंग मैनेजमेंट में किया है और एथिक्स में किया है। और पबेड को बहुत कंसेप्चुअल उन्होंने बना लिया। पबेड को एक डिसिप्लिन के तौर पे उन्होंने इस बार सिलेबस अरेंज किया है। इस बार उन्होंने थ्योरी जोड़ी है, जैसे वुमन रेशनल थ्योरी है, सिस्टम अप्रोच है, वुमन साइंटिफिक टेलर की जो साइंटिफिक थ्योरी है वो जोड़ी है इन्होंने। और पहले मोटिवेशन का थ्योरी पूछते थे मस्लो एंड हर्जनबर्ग की, वो उन्होंने इस बार लीडरशिप में जोड़ा है। तो इस तरीके से पबेड में बदलाव किया है मेंस में। इकोनॉमी में इस बार फिर मैं कह रहा हूँ कंसेप्चुअल चीज़ बढ़ी है, ग्रोथ बढ़ी है, इकोनॉमिक ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर है, एग्रीकल्चर है। तो इन्होंने इस बार ज़्यादा कुछ पेपर को वाइड किया है। ठीक है, व्यापक किया है इकोनॉमी में। और मैनेजमेंट और अकाउंटिंग को इस बार उन्होंने सिस्टमेटिक थ्योरेटिकल पार्ट बढ़ाया है। पहले जैसे अपन मैनेजमेंट में आपको पता होगा क्या कहते हैं उसको, ये मतलब जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अपन मैनेजमेंट में पढ़ते थे, तो इस बार वो अपन इकोनॉमी में पढ़ेंगे। मतलब काफ़ी चीज़ें जो वास्तविकता मैनेजमेंट के पूरे जो टॉपिक है, पहले वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पढ़ते थे वो नहीं पढ़ने वाले। इस बार मार्केटिंग की थ्योरी पढ़ने वाले हैं, लीडरशिप की थ्योरी पढ़ने वाले हैं। एक मैनेजमेंट को थ्योरेटिकली पर्सपेक्टिव से उन्होंने रखा है इस बार। ठीक है, पहले इस बार कंपनी की सीट क्या होती है, बैलेंस ऑफ सीट क्या होती है, ये मैनेजमेंट में अपन पढ़ेंगे। अकाउंटिंग ऑडिटिंग को भी इन्होंने फैक्चुअलिटी से लेकर एक कंसेप्चुअल, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ उन्होंने रखा है। जैसे उन्होंने पहले अपन ऑडिट एंड अकाउंटिंग में सोशल अकाउंटिंग हो गई या एफिशिएंसी ऑडिट हो गया, जीरो बजट वगैरह पढ़ते थे, बेसिक नॉलेज ऑफ परफॉर्मेंस, बजट वगैरह सब हटा दिया गया। ऑडिटिंग को एक प्योर कंसेप्ट बना दिया गया है कि अराउंड ऑडिटिंग का जो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है, उसके होलिस्टिक एंड बैकग्राउंड पर्सपेक्टिव है, वो उन्होंने इस बार जोड़ा है। ये मेजर बदलाव ऑडिटिंग पार्ट में है। ठीक है, अभी वापस आपको पता होगा जीएस पहला पेपर में हिस्ट्री का वेटेज रहता है, कुछ बदला नहीं है। ठीक है, वही का वही टॉपिक है, लेकिन इस बार इन्होंने थोड़े बहुत शब्द बदले हैं। और शब्द बदलने का मतलब यही होता है कि वो एक लेंथ तक पूछ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कैसे पूछ सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे इन्होंने लिखा है सेंसिंग पैटर्न। अब सेंसिंग पैटर्न ये इन्होंने ऐड किया। पहले होता था रेवेन्यू एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, यानी प्रशासन और राजस्व व्यवस्था। अब वो बदलता स्वरूप का मतलब होता है वो एक करंट से भी मेडाइवल से, मतलब कंपेरेटिव स्टडी जिसको कहते हैं, तुलनात्मक अध्ययन। जैसे एंशिएंट में क्या हुआ, मेडाइवल में क्या हुआ, मॉडर्न में क्या हुआ, तो इन तीनों को अपन एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव में पढ़ेंगे। ठीक है, इस बार पहले तो इन्होंने एक तरीके से सेंसिंग पैटर्न का मतलब यही होता है कि कंपेरेटिवली हमें अंतर करना पड़ेगा। ठीक है, और कुछ बदला नहीं है। ट्राइब्स एंड जो ज्योग्राफी की थी वो यहाँ ऐड कर दी गई, बाकी कुछ नहीं बदला है, सेम है। इंडियन हिस्ट्री में भी कुछ नहीं बदला है, बस ह्यूमन एम्पावरमेंट और डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये बस पॉइंट जोड़ दिया गया है। ठीक है, और मॉडर्न हिस्ट्री में काफ़ी चेंज हुआ है। मॉडर्न हिस्ट्री में पहले इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म में पढ़ते थे, वो हटा दिया गया है। और अब नया टॉपिक जोड़ा है कोल्ड वार। अब वो वर्ल्ड ड्यूरिंग कोल्ड वार, ये मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी कुछ बदला नहीं है। ठीक है, यहाँ जीएस फर्स्ट में तो आप निश्चिंत रहिए, हिस्ट्री ज्योग्राफी में कुछ नहीं बदला जो पहले था, पर उन्होंने इस बार अप्रोच बदल ली है, कुछ शब्द जोड़े, जैसे सेंसिंग पैटर्न हो गया। मतलब पेपर को थोड़ा वो हो सकता है, देखो इन्होंने इतना किया है, कुछ पेपर नहीं बदले, 4 के वो 4 होने वाले हैं, यूनिट सेम है, सब कुछ बदला है। तो कहने का मतलब है कि उन्होंने एक मोरलिटी की तरफ आपको बता दिया गया है, हम आपको अब पेपर पूछने का तरीका हमारा बदल सकता है, आप मतलब रेडी रहना। कहने का उनका संदेश यही है, और कुछ नहीं उन्होंने बदला है। आज पर अब देखा होगा 20-25% की न्यूज थी कि हमने इतना बदला है, वास्तविकता में इतना ही बदला है और कुछ बदला ही नहीं है। लेकिन उन्होंने अप्रोच चेंज कर दी है, पूछने में जनरलाइजेशन, मतलब पेपर को जनरलाइज कर दिया गया है, बस यही आपको फर्क दिखेगा। अगला टॉपिक है जीएस सेकंड के पार्ट। पहले भी इकोनॉमी थी, आज भी इकोनॉमी है, लेकिन इकोनॉमी में इन्होंने सबसे ज़्यादा प्री में भी बदला है और मेंस में भी बहुत सारा बदलाव किया है।
पहले इकोनॉमी डेवलपमेंट आप नहीं पढ़ते थे, अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पहले कोई टॉपिक नहीं था, अब जोड़ दिया गया। ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत होलिस्टिक टॉपिक है, ध्यान रखना। ये बहुत बड़ा वेरिएंट है इकोनॉमी का। ये जस्ट जीडीपी, जीएनआई या कैपिटल फॉर्मेशन तक नहीं सीमित है। ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मतलब पूरी की, मैं कहता हूँ ये इन दो शब्दों के पीछे पूरी इकोनॉमी का राज छिपा हुआ है और पूरी इकोनॉमी इनके पीछे ही चलती है। तो आप जैसे कल वो कुछ भी पूछ सकते हैं, जैसे फिल्म इंडस्ट्री का डेवलपमेंट पूछ सकते हैं, सीधी सी बात है, जिसे वो इकोनॉमी ग्रोथ का पार्ट है, ठीक है ना। तो मतलब इन्होंने इकोनॉमी को बहुत होलिस्टिक किया, जैसे यूपीएससी पूछती है वैसे ही इन्होंने इस बार इकोनॉमी में बहुत डेप्थ डाली है, ठीक है। ये बहुत होलिस्टिक पार्ट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दूसरा इन्होंने लैंड रिफॉर्म पहले नहीं था, उन्होंने इस बार डाला है, यूपीएससी भी पूछती है। एग्रीकल्चर फाइनेंस, ये फूड सिक्योरिटी, फूड प्रोसेसिंग, ये नए टॉपिक है। मेजर पॉलिसी ये पहले नहीं पूछे थे, कृषि वित्त एंड विपणन, ठीक है। पहले आपने ये मार्केटिंग मैनेजमेंट कुछ थोड़ा बहुत पढ़ते थे, ठीक है ना, ये प्रोसेसिंग, मार्केटिंग प्रोसेसिंग वगैरह, मार्केट सिक्योरिटी। तो अब इन्होंने एग्रीकल्चर के साथ जोड़ा है, ठीक है। इंडस्ट्रियल में भी इन्होंने एमएसएमई को जोड़ा है, सर्विस सेक्टर को जोड़ा है, इंस्टीट्यूशनल ट्रेड एंड ये बैलेंस, ये नया टॉपिक ध्यान रखना, बीओपी, ठीक है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट सिस्टम। जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो यहाँ जोड़ा है। ये पहले अपन वहाँ मैनेजमेंट में पढ़ते थे, ठीक है। ये यहाँ बदला हुआ है इकोनॉमी में। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जोड़ी है, मॉनेटरी पॉलिसी जोड़ी है। और फिर बता रहा हूँ इन्होंने इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे वर्ड भले ही मेंशन नहीं किए, ये मॉनेटरी पॉलिसी और आरबीआई का ही पार्ट होता है, ध्यान रखना, ठीक है। और ये सर्विस सेक्टर वगैरह बाकी सेम ही है। वर्ल्ड इकोनॉमी में पहले मतलब ये पहले भी 2 पॉइंट थे, आज 1 पॉइंट है। डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड बैंक पहले भी थी, आज भी है। पहले बस इन्होंने इतना बदला है, पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल हुआ करते थे वो यहाँ से हटा दिया गया है। और मतलब हटा कहाँ से दिए गए, पहले सीधी सी बात समझो। इन्होंने ये पूछा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट पूछ रही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पूछ रही है। अब इन्वेस्टमेंट पूछेंगे तो मुझे बताओ कि वो हेल्थ की बात नहीं करेंगे क्या, वो ट्रेड की बात नहीं करेंगे, पॉवर्टी की बात नहीं करेंगे, हंगरनेस की बात नहीं करेंगे क्या, वो क्लाइमेट की बात नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो यही तो एसडीजी की गोल है। तो आप इसको ये मत समझो कि हटा दिया गया है, ये इनडायरेक्टली इंटरडिसिप्लिन बना दिया गया है। यानी इन्होंने एक उपागात्मक तरीके से शब्दों को जोड़ा है, एक सब्जेक्ट की थ्योरेटिकल जो पर्सपेक्टिव है वो बढ़ाया है, ठीक है। ये ऐड करने से बस ये फर्क पड़ा है यहाँ पर। राजस्थान की इकोनॉमी लगभग सेम है, कुछ नहीं बदला, लेकिन बस इन्होंने नए जो टॉपिक है, विकसित राजस्थान 2047, ग्रीन ग्रोथ, इन्वायरमेंट, सस्टेनेबिलिटी, बस ये जोड़ा है, ठीक है। बाकी ये इन्होंने स्टेट बजट, फिजिकल मैनेजमेंट, बजट डेफिसिट, ये नया पार्ट यहाँ पर है। बाकी यही सेम है, एग्रीकल्चर वगैरह, रूरल पहले भी था, या आप यहाँ से देख सकते हो हिंदी से, ठीक है ना। और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये नया टॉपिक है। मतलब पहले बजट में इनडायरेक्टली पढ़ते थे, योजनाओं के माध्यम से इन्होंने इस बार स्पेसिफिक मेंशन कर दिया गया है, बस इतना ही फर्क यहाँ आपको नजर आएगा, ठीक है। अब सब जीएस में जीएस फोर्थ के बाद सबसे ज़्यादा जो बदला हुआ है वो हुआ है प्रबंधन और अंकेशन, जो इसको अकाउंटिंग कहते हैं, इनमें सबसे ज़्यादा बदलाव हुआ है, आपको भी पता होगा, ठीक है। अब इन्होंने इस बार क्या किया है कि मैनेजमेंट में इन्होंने बहुत और अकाउंटिंग दोनों को थ्योरेटिकल, एक मतलब सैद्धांतिक तरीके से इन्होंने पेश किया। पहले मैनेजमेंट में कुछ कंसेप्ट हुआ करते थे, जैसे ये देखो, ये सब टॉपिक नहीं है, ध्यान रखना। ये मार्केटिंग मैनेजमेंट हो गया, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हो गया, पहले ये नहीं थे, ठीक है। पहले अपन इसको जैसे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ये यहाँ टॉपिक हुआ करता था, लीडरशिप पढ़ते थे, एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ते थे, वो नहीं है। तो इन्होंने इस बार संगठनात्मक व्यवहार और प्रकृति, अनुभूति, अभिप्रेरणा, संकल्पना, विचारधारा, समूह गत्यात्मक, दल निर्माण, संगठनात्मक, जलवायु, संस्कृति, ये प्रबंधन में अपन पढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, नेचर, स्कोप, परसेप्शन, मोटिवेशन, कंसेप्ट, थ्योरी, ग्रुप डायनेमिक, टीम बिल्डिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड थ्योरी। पहले अपन लीडरशिप में ये सीधे देखते थे, ठीक है। तो इस बार उन्होंने ऑर्गेनाइज जोड़ा है। तो देखो, एक शब्द होता है लीडरशिप, पहले ये सब थे लीडरशिप में, अब इन्होंने जोड़ा ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन और लीडरशिप में बहुत डिफरेंस होता है, आपको पता होगा। ऑर्गेनाइजेशन में जैसे लीडरशिप भी आती है, मोटिवेशन भी आता है, ग्रुप भी आता है, कॉन्फ्लिक्ट भी आता है, ये सारी बातें होती है। वो किसका पार्ट होती है, वो एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होता है। मतलब एक को होलिस्टिक जिसको बोलते हैं, वो इस टॉपिक को किया है, टॉपिक की वाइड बढ़ा दी गई है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, पहले नहीं था, आज इस बार जोड़ा है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट,
ये जोड़ा है। पहले एंटरप्रेन्योरशिप होता था, वेंचर कैपिटल, एंजल वगैरह ये पूछते थे। अब इन्होंने स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट में एक तरीके से स्वॉट वगैरह एनालिसिस करके एक नया टॉपिक जोड़ा है, ठीक है। और अकाउंटिंग को फिर इन्होंने एक तरीके से थ्योरेटिकल तरीके से लिखा है। पहले आपको पता होगा बेसिक नॉलेज होती थी, डबल एंट्री, एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग टेक्निक वगैरह, ये काम बजट, जीरो बजट ऐसा कुछ चलता था। तो इस बार उन्होंने एक पूरी तरीके से स्पेसिफाई थ्योरी बता दी है, ठीक है। और इसका जो कंप्यूटेशन मेथड है तो थोड़ा बढ़ाया है सिलेबस, ठीक है ना। और जीएसटी भी जोड़ा है यहाँ, आप देख सकते हो, वस्तु एवं सेवा कर अधीन आधारभूत ज्ञान जी, ठीक है, जीएसटी, ये बात यहाँ जोड़ने को दिखने को मिला है, ठीक है। बाकी कुछ बदला नहीं है। सोशियोलॉजी में, हाँ, और सोशियोलॉजी में आपको पता होगा पहले देखो सोशियोलॉजी में ना नाम भी चेंज किया है। पहले था डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट, अब इन्होंने पूछा सोशियोलॉजिकल थॉट इन इंडियन सोसाइटी, मतलब एक कंसेप्चुअल पार्ट फिर बढ़ा है, डेप्थ बढ़ी है। इसका मतलब होता है डेप्थ बढ़ना। जैसे देखो पहले कास्ट एंड क्लास इतना ही था, बस नेचर वगैरह ये चलता था। अब इन्होंने कहा चेंजिंग डायमेंशन ऑफ कास्ट एंड क्लास इन इंडियन सोसाइटी, यानी इसका ट्रेंड क्या चल रहा है, वो किस तरीके से पॉलिटिक्स से लेकर, इकोनॉमी से लेकर, बिजनेस से लेकर, एजुकेशन से लेकर, दल नियम है, इस तरीके को किस तरीके से प्रभावित कर रही है। मतलब पूरे तरीके से हमें इसके जो इफेक्ट है, डायमेंशन है, वो देखने पड़ेंगे यहाँ। कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी इन कल्चर सेकुलराइजेशन, ये पहले भी था अभी भी है। पहले वेस्टर्नाइजेशन पढ़ते थे, अब इन्होंने मॉडर्नाइजेशन कर दिया है, कुछ फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। और इंडियन सोशल सिस्टम ये नया पॉइंट है, डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा धर्मा पुरुषार्थ एंड आश्रम, ये लास्ट बार प्रीलिम्स में भी इन्होंने ये ऐड किया है और यहाँ भी ऐड किया, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एक सबसे ज़्यादा इन्होंने जो सोसाइटी की यूनिट है फैमिली, उसको बहुत डेप्थ बढ़ाई है, ठीक है। इश्यू ऑफ रिलेटेड फैमिली, ओल्ड सिटीजन वगैरह ये यहाँ जोड़ा है, और वीकर सेक्शन वगैरह ये यहाँ जोड़ा है, ठीक है। बस तो मतलब मैं वापस वही बता रहा हूँ, इनका जो चेंज करने का जो पर्पज़ है वो यही है, पेपर को एनालिटिकल तरीके से लिखना, ठीक है। अब बात करते हैं पबमेड में बहुत कुछ बदला हुआ है, ठीक है। पहले पबमेड में अपन क्या पढ़ते थे, आपको पता होगा। पहले पबमेड को अपन एज अ मतलब उन्होंने ऊपर नीचे पूछ रखा था, कभी मोटिवेशन, लीडरशिप, ऐसा कुछ अरेंजमेंट नहीं था। इस बार इन्होंने सिस्टमेटिक, जैसे इन्होंने अप्रोच पूछेंगे, जैसे ह्यूमन रिलेशन थ्योरी क्या होती है, इकोलॉजिकल थ्योरी क्या होती है, डिसीजन मेकिंग थ्योरी क्या होती है, तो इन्होंने इस बार अप्रोच जोड़ी है, फिर थ्योरी जोड़ी है। थ्योरी में मोटिवेशन का, लीडरशिप का, कॉन्फ्लिक्ट जो फॉलोट की है वो इन्होंने जोड़ा है, और कम्युनिकेशन जोड़ा है, सेस्टर बर्नार्ड, कार्ल ड्यूच, उनका क्या मैनेजमेंट है। तो इस तरीके से पबमेड में बहुत कुछ बदला इस बार। पबमेड को पूरी तरीके से इन्होंने थ्योरेटिकल किया है। और पबमेड में पहले 2 एक्ट पूछे जाते थे, ठीक है। वो 2 एक्ट कौन से थे मैं भूल गया हूँ, तो वो एक्ट यहाँ से हटा दिए गए पबमेड में, ठीक है। सॉरी मैं अभी ठीक है, ये पबमेड की बात, अभी अपन एथिक्स की बात करेंगे, प्रशासकीय नीति शास्त्र, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स में। तो एथिक्स में लगभग कुछ बदला नहीं है, वही है। पेपर सेकंड की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो एथिक्स में इन्होंने इस बार सबसे ज़्यादा जो चेंज किया है वो देखो, पहले भी इतने पॉइंट थे, अभी भी नहीं इतने पॉइंट है। पहले इन्होंने केस स्टडी लिखा हुआ था, इन्होंने इस बार लिखा नॉन फैक्चुअल केस स्टडीज, ठीक है। और एथिकल गवर्नेंस डिलेमा, ये पहले भी था, आज भी है, लेकिन ये नया पॉइंट ऐड किया है, एआई वर्सेस कॉन्शियस एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन मेकिंग, ठीक है। और पहले ये टॉपिक नहीं थे, फिलोसफी बेसिस ऑफ इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टनरशिप, लिबरल सोसाइटी, ट्रांसपेरेंसी, मीडिया एंड ब्यूरोक्रेसी, ये जो सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, असंलिप्तता का दार्शनिक आधार, उदार समाज, पारदर्शिता, मीडिया और नौकरशाही, ये नया टॉपिक है, इस बार ध्यान रखना। बाकी सेम है। हाँ, इस बार इन्होंने बेस्ट एथिकल डिसीजन मेकिंग में नया टॉपिक जोड़ा, इंस्ट्रूमेंटल रैशनलिटी वर्सेस वैल्यू रैशनलिटी, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल रैशनलिटी होता है जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप होता है और वो किस तरीके काम करता है, उसकी वैल्यू रैशनलिटी यानी हमारी जो इम्पार्शियलिटी एंड डिग्निटी है, जो पोस्ट है, वो किस तरीके से वर्क करती है। यानी इसका मतलब हुआ एथिकल में प्रशासनिक निर्णय में कृत्रिम बौद्धिकता बनाम, और ये शासन में जवाबदेही उपकरण परक बौद्धिकता बनाम मूल्य परक बौद्धिकता, ये नया टॉपिक है इस बार, ठीक है। फिजिक्स में पहले आपको पता होगा ग्रेविटी वगैरह ज़्यादा, इस बार उन्होंने नई टॉपिक है, मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी, पहले नहीं था, इस बार उन्होंने बेसिक कंसेप्ट जोड़ी है। रेडिएशन सेफ्टी भी नया टॉपिक है, एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स, मेडिकल डायग्नोस्टिक, ये भी नया टॉपिक है, ठीक है। सेल पहले नॉर्मल ह्यूमन बॉडी तक
ज़्यादा फोकस था। इस बार उन्होंने प्लांट और ह्यूमन दोनों को ऐड किया है। और जैसे प्लांट में इन्होंने ग्रोथ है, रेगुलेशन विद जो एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, ये पहले मतलब इतना एम्फेसाइज नहीं था, इस बार उन्होंने एग्रीकल्चर पर भी एम्फेसाइज किया है। सेल को मतलब दोनों एनिमल और ह्यूमन दोनों उससे जोड़ा है, ठीक है, दोनों को आपको पूछने को मिलेगा। और ये पहले फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी नहीं थी, इस बार उन्होंने नया टॉपिक जोड़ा है, बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग बेसिक कंसेप्ट एंड देयर एप्लीकेशन, ये नया टॉपिक है, पहले नहीं था, ठीक है। एथिकल एंड लीगल सोशल इशू, ये अभी नया टॉपिक जोड़ा हुआ है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मॉडिफिकेशन ऑर्गेनिज्म जीएमओ, ये नया टॉपिक है। और वैक्सीन एंड CRISPR एम एंड टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल ऑर्गेनिक नया टॉपिक है, ठीक है, ये सेल में अब जोड़ा है। और थोड़ा बहुत यहाँ ये जैसे एज कंप्यूटिंग है, इंटरनेट ऑफ थिंग है, मतलब ये करंट अफेयर के पार्ट वैसे भी थे, लेकिन उन्होंने इस पर कंसेप्चुअल तरीके से जोड़ रखा है। और साइबर सिक्योरिटी ये नया टॉपिक है, ठीक है, बस यही बदला है। अब बात करेंगे थर्ड यूनिट है ज्योग्राफी में, GS2 की बात कर रहे हैं ना, बताया आपको। तो ज्योग्राफी में कुछ बदलाव नहीं है, बस थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। क्लाइमेट इन्होंने नए टॉपिक जोड़ा है। और मतलब ज्योग्राफी वही है, वो टूरिज्म वगैरह, ज़्यादा कुछ चेंज हुआ नहीं है, आप पढ़ सकते हो, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ एक बार। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये पहले नहीं था, पहले अर्थ स्ट्रक्चर था, इन्होंने एक स्पेसिफिक लिखा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना भूवैज्ञानिक समय सारिणी जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ठीक है। प्रमुख भौतिक भू आकृति, पर्वत पठार मैदान, मरुस्थल प्रकार और वितरण, ब्रॉड फिजिकल फीचर, माउंटेन प्लेट्यू प्लेन डेजर्ट टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। आज भी मतलब ज्योग्राफी आज भी बहुत शॉर्ट है, बहुत स्कोरिंग होने वाली है, ठीक है ना। तो मतलब इस बार मैं ये कह सकता हूँ, जो बंदा सेल्फ स्टडी करता है उसके लिए एक तरीके से सोने पे सुहागा है। जो बंदा फैक्चुअलिटी में थोड़ा कमज़ोर है पढ़ने में, मतलब रट्टा मारने में, तो उसके लिए एक बहुत एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट का एक मौका है, ठीक है। क्लाइमेट जोड़ा है, पहले क्लाइमेट टॉपिक नहीं होता था, और इन्होंने एक टॉपिक हटाया, जियो पॉलिटिकल इशू, पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी में पूछते थे, वो हटा दिया गया है, ठीक है। और इंडियन ज्योग्राफी आज भी वही है जो पहले थी, आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है, पहले था वही आज भी है। और तीसरा है पबेट, ये पबेट है ना, हाँ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सेकेंड यूनिट है, सेकंड पार्ट की, ठीक है, पेपर की। मैंने गलती से पहले इसका डिस्कशन कर दिया था, मैंने वो एथिक्स पढ़ा नहीं था ढंग से, तो पबेट का किया था, वही लगभग पेपर को पूरी तरीके से थ्योरेटिकल बनाया है। अप्रोच थ्योरी, ये मैंने जैसे आपको बताया है, इकोलॉजी, मायो कम्युनिकेशन, ये नए तरीके से जोड़ा है। और एक्ट 2 है, जैसे राइट टू हियरिंग एक्ट एंड पब्लिक सर्विस एक्ट है 2011, ये 2 एक्ट हटा दिए गए यहाँ से, और वो मतलब पूरी तरीके से यार इसके सिलेबस से भी हटा दिए गए, ठीक है ना, बस यही पबेट का आना बाना है। अब बात करेंगे जीएस पेपर थर्ड की। देखो थर्ड में आप मानो या ना मानो, पेपर देख तो मान ही लोगे जब मेंस का आएगा। सबसे ज़्यादा कंसेप्चुअल एनालिटिकली और शब्दों में, मतलब पेपर उन्होंने खुला लिखा है। देखो इकोनॉमी, इस बार पूरे पेपर में इकोनॉमी, पॉलिटी, जैसे इकोनॉमी में अकाउंटिंग मैनेजमेंट भी यहाँ है, ठीक है, और जीएस फोर्थ में, चारों तीनों में ही बदलाव बेसिक किया है, बाकी में आपको कुछ बदलाव नहीं किया। हिस्ट्री वही है, ज्योग्राफी वही है, बस टॉपिक ऊपर नीचे की है और कुछ नहीं है। लेकिन इन्होंने मतलब जोर देकर बताया है, पहले आपको ये चीज़ नहीं देखने को मिलती थी, ठीक है ना। जैसे ओरिजिन स्ट्रक्चर की प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क पहले भी थे आज भी है, लेकिन उन्होंने इस बार देखो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टॉपिक का नाम ही चेंज कर दिया। पहले पॉलिटिकल सिस्टम हुआ करता था, अब इन्होंने इंडियन पॉलिटी कर दिया है। अब सिस्टम और पॉलिटी में फर्क होता है। सिस्टम एक आपको मतलब पता होता है कि ये सिस्टम है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। अब पॉलिटी का मतलब होता है कि इसका जो डायनेमिक प्रोसेस है, उसकी जो ट्रेंड है, वो भी आपको पॉलिटी में देखना पड़ता है। पॉलिटी का होलिस्टिक सब्जेक्ट है, ठीक है ना। और गवर्नेंस भी जोड़ा है, तो गवर्नेंस और पॉलिटी दोनों जब मिक्स होती है, तो इसका मतलब एक्ट और कमेटी भी हमें पढ़नी पड़ती है, सीधी सी बात है। तो पॉलिटी को ज़्यादा इन्होंने एम्फसाइज किया है। और पॉलिटी गवर्नेंस ये हो गया। स्टेट पॉलिटिक्स में इन्होंने बहुत ज़्यादा इस बात जोर दिया। पहले आपको स्टेट पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन, वोटिंग बिहेवियर एंड समथिंग देखने को मिलता था, तो इन्होंने इस बार ये गवर्नेंस भी जोड़ा है, इलेक्टोरल बिहेवियर भी जोड़ा है, रोल ऑफ पॉलिटिक्स, पार्टी एंड कोalition पॉलिटिक्स इन इंडिया, ये भी जोड़ा है। मतलब बहुत तरीके से डायनामिक किया है। IR में बहुत अच्छा किया इस बार इन्होंने। जैसे स्ट्रैटेजी इंस्टीट्यूट फॉरेन पॉलिसी और कुछ ग्रुप है वो जोड़ा है, ठीक है। और पेपर को उन्होंने इंटरनेशनल अफेयर किया है। देखो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और अफेयर में फंडामेंटल डिफरेंस होता है। मैं आपको फिर एक बार बताता हूँ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या होती है एंड वर्सेस अफेयर। देखो पॉलिटिक्स होती है किसी जो हमारी सीज है, जो ओनली जैसे मान लीजिए रशियन एंड यूक्रेन है, तो हम इसको एज अ पॉलिटिक्स के रूप में
इसका जो डायनेमिक प्रोसेस देखते हैं। अब करंट अफेयर जोड़ने का मतलब होता है कि इनके जो एक पेपर को कंपेरेटिवली, जैसे जैसे रसिया और यूक्रेन है तो आप इसको कंपैरिजन विद अमेरिका एंड वेनेजुएला से कर सकते हो। इसका एक थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव क्या है, नेशनल इंटरेस्ट है, सिक्योरिटी है, हेजेमोनी है, ये टॉपिक मतलब यहाँ इनकी वैरायटी बढ़ जाती है अफेयर लिखने से, ठीक है ना। तो एक तरीके से इंटरनेशनल को एक थ्योरेटिकली पर्सपेक्टिव में भी आपको जोड़ा है, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर। बस यही है। और करंट अफेयर में इस बार वही है, लेकिन इस बार ये योगा यहाँ ऐड कर दिया गया है, ठीक है, बाकी सेम है। अब बात करते हैं बिहेवियर लॉ। देखो सबसे ज़्यादा लॉ में बहुत बदलाव हुआ है। 7 एक्ट है वो जुड़ी गई है, ठीक है, लॉ में 7 नए एक्ट है वो लॉ में आपको पढ़ने पड़ेंगे इस बार नई तरीके से, ठीक है ना। पहले इतना नहीं थे, इस बार 7 एक्ट ऐड किए हैं, बाकी 3-4 एक्ट तो थे ही पहले से। और बिहेवियर में भी वही लीडरशिप, मतलब थोड़े बहुत किसी टॉपिक को ऊपर नीचे किया है, ठीक है। लीडरशिप प्रोफाइल है, कम्युनिकेशन है, और ये टॉपिक मतलब जोड़े गए हैं। पहले ये आपको बिहेवियर में नहीं देखने को मिलते थे, ठीक है ना। पहले आपको पर्सनैलिटी, मोटिवेशन ये देखने को मिलते थे, तो ये थोड़ा बहुत थ्योरेटिकली चेंज है। लॉ में इस बार जो नए एक्ट है वो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000, प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल हरासमेंट, ये नए एक्ट है। भारतीय न्याय संहिता जो अभी आई, और नागरिक संहिता है, ये जोड़ा गया और इनको स्पेसिफाई, इनकी धाराएं जो इनको स्पेसिफाइज किया गया है, मतलब आपको एक लिमिट तक पूछा जाएगा, ये अच्छी बात है अपने आप में, ठीक है। और हाँ, GS फोर्थ सबसे ज़्यादा जो बदलाव हुआ है वो GS फोर्थ के अंदर हुआ है, ठीक है। GS फोर्थ में इस बार आपको पता होगा हिंदी में सिंधी, विलोम सब पर्यायवाची हटा दिए गए हैं। तो इन्होंने इस उपसर्ग, समश्रुत शब्द, सब शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहारे, ये सब जोड़े गए, ठीक। संक्षिप्तीकरण, पलवन, अनुवाद ये भी है, पहले भी था, और पत्र लेखन आज भी है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो जोड़ा है वो इन्होंने जोड़ा ऐसे, 40 नंबर का आएगा, किसी भी भाषा में लिख सकते हो, ठीक है। और एक ऐसे आएगा, और उन्होंने लिखा भी है स्पेसिफिकली कि इन टॉपिक पर हम आपको ऐसे पूछेंगे, लैंग्वेज, लिटरेचर, कल्चर, हेरिटेज, सोसाइटी, गवर्नेंस, पब्लिक अफेयर, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, टूरिज्म, ये आप देख सकते हो, ठीक है। और इंग्लिश में टेंस, आर्टिकल, मॉडल्स, वॉइस, नरेशन ये हटा दिए गए है, ठीक है। अब पूरी जो बात का उनका जो पर्पज है मैं आपको बताऊं तो यही है। देखो पूरा पेपर सेंस में आपको देखा होगा लगभग 20 से 25% का ही बदलाव हुआ है। अब 20-25% पे इनका जो मेन बदलने का इंटेंशन जो नज़र आता है, कोई टॉपिक को, ठीक है, देखो उन्होंने कुछ बदलना है तो कुछ हेरा फेरी तो करनी पड़ेगी, जैसे ट्राइब को हिस्ट्री से, जियोग्राफी से हिस्ट्री में शिफ्ट कर दिया, कुछ टॉपिक ऊपर नीचे कर दिए, ज़्यादा कुछ बदला नहीं। इन्होंने जो ज़्यादा टारगेट किया है वो इकोनॉमी, पॉलिटी, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड GS फोर्थ, इन चारों में ही लगभग मैं कहता हूँ 20% बदलाव किया, और 5% बाकी में बदलाव किया है, ठीक है। अब इन्होंने बदलाव करने का मतलब क्या, आपको पता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी पहले भी थी, आज भी है, लेकिन उन्होंने इस बार पेपर को थ्योरेटिकली, मैं फिर बता रहा हूँ, थ्योरेटिकली कहने का मतलब क्या होता है। थ्योरेटिकली कहने का मतलब ये होता है कि पेपर में जो करंट डायनेमिक है, जो ट्रेंड है, उनको थ्योरेटिकली पर्सपेक्टिव में पूछ सकते हैं। उनके बाद अब अथॉरिटी है, आप उनको अब ये नहीं कह सकते कि RPSC क्यों पूछा है, तो उन्होंने स्पष्ट तरीके से लिखा है, आप उनको चैलेंज नहीं कर सकते हो। आप मोरलिटी तौर पर आप गालियाँ भी नहीं दे सकते हो कि RPSC बिगड़ रही है, अलग प्रश्न पूछ रही है। अब उनका इन्होंने इतना सेंज किया है, अभी तक वैकेंसी भी नहीं आई, पहले ये सब कुछ किया है, इसका मतलब यही है कि हम अब कुछ प्रश्नों के पूछने के तौर तरीके वो बदलने वाले हैं, बस यही इनका मेन फोकस है। तो कहने का मतलब यही है कि हमें अब डिटेल के साथ, डेप्थ में और होलिस्टिक कंपेरेटिवली तरीके से बढ़ना पड़ेगा। अब सीधा सा सपाट बात यही है, ठीक है। अब बात मैं किताबों की करूं, देखो किताबें मैटर करती है, बेसिक किताबें। आप कोचिंग के नोट्स हैं, देखो मैंने अभी देखा है, मैंने लगभग जो नामी बातें कोचिंग की चलती है उनके नोट्स मेंस में अभी भी जो फैक्चुअलिटी पूछते थे, जो RBSC लेवल के थे, वहाँ पर भी मतलब डिमांड उनकी पूरी नहीं कर पाते थे। अब एनालिटिकल आ गई है, तो इसके अब देखो आप नोट्स काम नहीं करेंगे, आपका अब कंसेप्ट का जो स्ट्रक्चर है वो काम करने वाला है, ठीक है। अब कंसेप्ट का स्ट्रक्चर कैसे काम करेगा, इसके लिए एक अच्छी बुक पढ़नी पड़ेगी। अब हिस्ट्री, ज्योग्राफी में जो कॉमन बुक चलती हुई आपको पढ़नी पड़ेगी। जो सबसे ज़्यादा कंसर्न आएगा इकोनॉमी में, पॉलिटी में, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड
GS4 में तो अब बहुत अच्छी बात हुई है। मैं कह रहा हूँ जो बंदा थोड़ी बहुत व्याकरण और जो थोड़ा बहुत अच्छा लिखना जानता है उसके लिए एक बहुत अच्छा पॉजिटिव रेस्पॉन्स है इस बार, बहुत अच्छी बात है GS4 में। हाँ एक बात ध्यान रखना, तो 40 नंबर का ऐसे किया ना, ये भी ध्यान रखना, नंबर का ऐसे मिला है तो इसका मतलब थोड़ा स्कोरिंग बहुत कम होगा, सीधी सी बात है। आपको 20-25 से अच्छा लिखोगे तो भी 20-25 से ज़्यादा नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत मतलब इसको मैं कहूँगा नंबर कम लाने के चांस कम हुए। पहले जैसे 140 तक आप जा सकते थे, तो इसकी रेंज आप यकीन मानिए बहुत रैंडम चांस मिलेंगे 115 125 तक स्कोर करना, क्योंकि इन्होंने इस बार पेपर को थ्योरेटिकल कर दिया गया, जैसे पल्लवन संक्षिप्तीकरण हो गया। तो यहाँ ऐसा नहीं है पहले संधि पूरी सही है 2 के 2 नंबर मिलते थे, अब वो अच्छा ऐसे लिखोगे तो 30 मतलब 25 ये स्कोरिंग होती है अच्छी, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत ये रेंज कम होगी आप देख सकते हो, देखोगे आने वाले रिजल्ट में। और 2-3 में थोड़ा बहुत पर्सपेक्टिव एनालिटिकल तरीके से बढ़ाया है, और कुछ है नहीं बताने के लिए। बुक्स तो ये देखो, इकोनॉमी में कोई बुक्स है ही नहीं, यूपीएससी में भी नहीं, मैं हकीकत बताता हूँ। बंदे को मतलब वो जितने करंट अफेयर को ढंग से एनालिटिकल कर पाएगा वही क्वेश्चन को ढंग से अटेम्प्ट कर पाएगा, क्योंकि यहाँ कोई थ्योरी काम नहीं करती है। वो मान लीजिए कल की कोई पॉलिसी आ गई, जैसे इन्होंने कल आपको पता होगा अब कुछ व्हीकल मोटरसाइकिल उन्होंने निकाली है, मैं कह रहा हूँ इसको इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ ऐड करके प्रश्न पूछ सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है, बिल्कुल पूछ सकते हैं। अब इसके लिए कौन सी आप बुक पढ़ोगे? अब कोई वुमन डेवलपमेंट में, कोई वुमन रिसोर्स में कोई नई पॉलिसी है, कल मान ली कोई लॉन्च कर दे, अब उसको आप वो किसी भी तरीके से कहीं भी पूछ सकता है, ठीक। और इकोनॉमी बहुत फ्लेक्सिबल सब्जेक्ट है और ऐड कहीं से भी पूछने की संभावना बनती है, ठीक है। पॉलिटी में बेरेक्ट तो होता ही है, लेकिन थोड़ी बहुत अब उन्होंने ट्रेंड में चेंज किया, तो ये एक नया पॉइंट है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव बढ़ा है, तो इसके लिए अच्छी बुक ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि थ्योरेटिकल बातें हमें अच्छी बुक से मिलती है। और मैं आपको RS रिहर्सल का जो टेलीग्राम है वहाँ से आप जुड़ जाइए, हमें आपको अच्छी बुक्स जो ऑक्सफोर्ड या जो अच्छी पब्लिकेशन की है मैं आपको 100% अच्छी थ्योरी के साथ प्रोवाइड कराऊंगा, ये मैं आपको गारंटी भी देता हूँ। और GS4 ये तो अपनी खुद की माया है, ठीक है, ये घर की खेती होगी। अब देखो किताबें व्याकरण पहले भी थी, उसका पार्ट कम हुआ है। अब मतलब आप खुद कितना भाषा को जानते हो, आपका भाषा का प्रति कितना प्यार है, वो GS4 में आप रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। ज़्यादा कुछ बदला नहीं है, बस थोड़ा बहुत उन्होंने अप्रोच चेंज की है, जानबूझकर की है, ताकि पेपर को और डेप्थ बढ़ाई जा सके। आपको डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। और आप हमारे RS रिहर्सल को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है।